की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। अच्छा, क्या ये समझा आपको? क्या बोलोगे सर गलत है? आपने बोला ना इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब तो सर एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, अगर बी की वैल्यू माइनस आ गई तो वो नीचे हो जाएगा ना, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये असम्पशन 100% सही, वी कैन अज्यूम दैट। ये सबको समझा? फिर हम उसको इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा क्या? उसको l रेज़ टू a, m रेज़ टू b, g रेज़ टू c लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है सब? ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम 1, 2, 3 और 4 सबके डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, सो t का डायमेंशन L0, M0, T1, कांस्टेंट इग्नोर करो। लेंथ L1, M0, T0, रेज़ टू मास H0, M1, T0, रेज़ टू P, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1, M0, ये सही है? इक्वल टू K, A से मल्टीप्लाई करो, L रेज़ टू A, M रेज़ टू 0, T रेज़ टू 0। आई थिंक यू नो दिस है ना, पावर मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा? L रेज़ टू 0, M रेज़ टू B, T रेज़ टू 0, this is C, M रेज़ टू 0, T रेज़ टू -2C। Now multiply length और length के टर्म्स। क्या पे रूल है? अगर आपको याद होगा, if you multiply A raised to m into A raised to n, it becomes A raised to m plus n। ये पता है सबको? So यहाँ पे हो जाना चाहिए K L raised to A plus C। सबको समझा? M raised to B, T raised to -2C, L0, M0, T1। ये सही है? According to principle of homogeneity, if this equal to this, that means दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए मतलब दोनों के पावर सेम होने चाहिए। अगर दोनों के पावर सेम होने चाहिए तो L की पावर क्या है? यहाँ पे L की पावर क्या है? So we have A plus C equal to 0, equation 1। अब लीनियर इक्वेशन में लेंगे B equal to 0 आया ना? तीसरा -2C is equal to 1। Therefore, क्या C की वैल्यू -12 आई? आया ना? C की वैल्यू -12 यहाँ पे डालेंगे तो A -12 इक्वल टू 0 होगा। तो A की वैल्यू क्या होगी? +12 और B का वैल्यू तो 0 है। आया ना? क्या ये तीनों वैल्यू मिल गई मुझे? If I substitute let's say here, तो T इक्वल टू क्या आएगा? क्योंकि सर K बताओ, L रेज़ टू हाफ, नेक्स्ट M रेज़ टू 0, G रेज़ टू -12। सबको समझ आ रहा है? M रेज़ टू 0 मतलब वो चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है कि सिंपल पेंडुलम मास पे इंडिपेंडेंट है। सिंपल पेंडुलम मास पे इंडिपेंडेंट है, मास मतलब आ ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट कैसे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख सकता हूँ, माइनस को नीचे लेके जा सकता हूँ, क्या आ जाएगा? रूट। हाँ, पहले तो ऐसे लिख दिया है ना? सबको पता है रेज़ टू हाफ मतलब क्या होता है? रूट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ K अंडर रूट ऑफ L बाई G। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो हम प्रूव करेंगे यूजिंग वर्क, पावर, एनर्जी एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो प्रूव करने वाले हैं फ्यूचर में वो तुमने अभी रिडिराइव कर दिया ओनली यूजिंग क्या? डायमेंशन एनालिसिस। ये समझा? पर यहीं पे आपका सबसे मेजर ड्रॉबैक आ चुका है, मेजर ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। कैन यू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक? यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ C, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। आगे जाके हम कांस्टेंट तभी निकाल सकते हैं जब मैंने बोला था वैसे, जब हम उसको प्रूव करें, और प्रूव करते हैं तो आंसर आता है 2 पाई। क्या वैल्यू आता है? 2 पाई। तो T होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या? L बाई G। पर हम अभी 2 पाई नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि 2 पाई का कोई यहाँ काम नहीं आना। ये समझा? वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा मेंस और एडवांस में जिसके क्वेश्चन है वो थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर। अब क्यों ऐसा? इसको सबसे ज्यादा भाव क्यों दे रहे हैं ये लोग? आपको क्यों लग रहा है?
इसमें दिक्कत यह है कि इसको सॉल्व करते वक्त यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है ना, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन बन सकते हैं आगे, जैसे इसमें भी बने ये इजी वाले बने, मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ला सकता हूँ। वो 3 इक्वेशन को सॉल्व करना एबीसी में वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए कई बार दिक्कत कुछ समझा, इसलिए वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, सो राइट अप और फिर क्वेश्चन करने में हो गया सबका? या तो प्रोपोर्शनैलिटी में चलाएगा तो दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी में फिर चला डायमेंशन में दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि हमें आंसर तो प्रोपोर्शनैलिटी में आएगा, कांस्टेंट तो वैसे भी नहीं चलेगा, बट अभी जनरली करेंगे तो इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी नहीं हटेगा तो when we say y is proportional to x तो y x पे डिपेंडेंट है ऐसा वो बताना है, पर x का आगे कोएफिशिएंट क्या है वो नहीं पता। तो जब मैं उसको इक्वेट करके कोई कांस्टेंट डाल देता हूँ तो यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ कि it can be 2x और it can be 0.5x। तो कांस्टेंट है तो मैं y की वैल्यू मिलती है, पर
y x पे डिपेंडेंट है वो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से पता चलता है कि मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ना चाहिए, पर कौन से रेट से बढ़ना चाहिए, वो रेट का वैल्यू तेरा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। हाँ, पर कांस्टेंट मींस तूने एक बार k की वैल्यू 2 डाली तो फिक्स हो गया, वो अभी चेंज नहीं हो सकता, तो वही रेट से बढ़ता है। अच्छा आगे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, ठीक है, कुछ से करोगे अभी, हाँ लिखो, देखो द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स स्पेलिंग लिखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स F कैपिटल F depends upon mass M comma velocity v and radius r. Derive the relation between F comma M comma v comma r. And b square upon r are constant.
हो जाता है इन केस वो वाला क्वेश्चन, तो आई रिटन दिस, यू कैन ट्राई।
अच्छा F इक्वल टू K mv स्क्वायर बाय r वाला क्वेश्चन सबको आया क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स वाला क्वेश्चन सबको आया? किसी को मतलब शो करूं मैं, सॉल्व करना है किसी को बोर्ड पे? हाँ mv स्क्वायर बाय r नहीं आया क्या? mv स्क्वायर बाय r चलेगा इस क्वेश्चन में चलेगा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसमें दिक्कत है। अच्छा इसको करने का तरीका आई थिंक ऐसा कुछ, हाँ मतलब रख सकते हो, नहीं रखो तो मतलब रख दो। आई थिंक ऐसे लिखा सबने m is f raised to a b raised to b t raised to c। फिर इसको सॉल्व करना है और मार्क्स को आंसर लिखा वापस एनर्जी इक्वल टू f raised to a b raised to b t raised to c, मतलब दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, सही है ना? चल थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स वे में करते हैं। ओके फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर? पर मास चाहिए ना, तो मास इज ft अपॉन v, दैट्स द आंसर। तुम्हारा आंसर चेक करो यहाँ के लगेगा सर, के लगता है। अच्छा m equal to mass into acceleration, acceleration is velocity upon time, पर मास चाहिए तो मास इज ft। अब सुनो, एनर्जी इज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, displacement is velocity into time, strategy है। तो मतलब आंसर चेक करने के लिए गुड, बाकी है ना। तो एनर्जी इज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आंसर एनर्जी का ही आना चाहिए और मास का आंसर यहाँ। आप अपने मेथड से करो आराम से, एबीसी निकाल के, तो ये आंसर आएगा। समझा? पक्का? अच्छा अब देखो इसमें चल क्यों गया, क्योंकि कुछ रिलेशन थे ना अपन में, तो पता भी इसलिए चला। जब नहीं होगा तो दिक्कत देगा, सही है? तो अब दिक्कत देने वाला क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके देखो क्वेश्चन, if the velocity of light c, if the velocity of light c
if the velocity of light को c से represent करते हैं, if the velocity of light c, comma universal gravitational constant capital G and Planck's constant h Planck's constant h are selected as fundamental quantities. Are selected as fundamental quantities. Then that dimension of length in the new system will be dimension of length in the new system will be ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई आंसर है। अच्छा, मैं आपको फर्स्ट स्टेप जो बहुत टफ होता है हिंट का वो देता हूँ, इसके आगे इजी वाली चीज आप कर रहे हो, ठीक है। लेंथ इक्वल टू k c रेज टू a g रेज टू b h रेज टू c, ये आप कर, मतलब ये मैंने करके दिया, आगे आप
नहीं है क्या होगा अच्छा ट्राई करो, मैं नेक्स्ट वीक से करवाऊंगा। देखो अब मैं बताता हूँ कि थोड़े ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लाते हैं, नॉट बिकॉज उनको आता है, पर जय माता दी करना बहुत जोरदार आता है। ठीक है, अब सुनो वो बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ऑप्शंस को देखते हैं अच्छे से। पहले में √HG है, √HC है, √HG है, √HG है, तो देखो क्रॉस करेंगे, पर जो क्रॉस करेंगे उससे इंस्पिरेशन है, जिसको क्रॉस करेंगे उससे इंस्पिरेशन, मतलब ऊपर तो √HG तो है, इसमें 5/2, इसमें 3/2, इसमें 3/2, इसमें 1 है, तो 3/2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे। लाइफ में बात करिए, है ना? लॉजिकली जाएंगे, ऐसे ये टेक्निक पीटी के लिए बेस्ट है, ये टेक्निक किसके लिए बेस्ट है? ये पीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं, कमाने के लिए ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।